हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बात है उस टाइम की जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। 6th स्टैंडर्ड में मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, यानी कि मेरे से बड़ी एज का था। वो 9th का था, 9th स्टैंडर्ड में था, मैं 6th स्टैंडर्ड में था। तो एक बार उसने मेरे साथ एक गेम खेला। उसने मुझसे बोला कि एक कोई भी नंबर सोच ले मन में, ठीक है। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा सोच तो सही, मैं तुझे जादू दिखाता हूँ। मैंने ठीक है भाई, सोच लेते हैं। तो उसने एक बोला नंबर सोच, मैंने नंबर सोच लिया। अब उसने कहा उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो उसने कहा कि अब उसके अंदर 10 ऐड कर दे। तो मैंने कहा ठीक है, चल ऐड कर देते हैं, तू बोलते तो ऐड करते हैं। अब उसने कहा मुझे फाइनल आंसर बता। मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा फाइनल आंसर आ रहा है 20। तो उसने कहा तूने 5 सोचा था। मैं शॉक हो गया, मैंने यार तुझे कैसे पता लगा? क्योंकि जादू है, माइंड रीड करता हूँ मैं। मुझे पता लग गया तूने 5 सोचा था। तो मैं उस टाइम तो बड़ा शॉक हुआ कि यार तुझे तो जादू आता है। लेकिन जब मैं 7th स्टैंडर्ड में आया और मैंने सिंपल इक्वेशन पढ़ा, तब मुझे पता लगा कि उसको कोई जादू नहीं आता था, उसको कोई माइंड रीडिंग नहीं आती थी। वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। वो सिंपल इक्वेशन यूज़ कर रहा था वो आंसर फाइंड आउट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मथीशियन। मैं आपका दोस्त दीपेश गुप्ता लेके आ गया हूँ 7th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स से एक नया टॉपिक आप सबके लिए, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा पहला टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन होती क्या है, किस तरह से लिखी जाती है। अभी देखिए, मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था। उसके अंदर मैंने बताया था कि फ्रेंड ने बोला था मुझसे कोई नंबर सोच ले। तो उसने उधर ही वो इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर दिया था जब उसने मुझसे पहला स्टेटमेंट दिया था कि यार तू कोई नंबर सोच ले। अब उसने क्या किया था, जैसे उसने मुझसे बोला कि कोई एक नंबर सोच, तो उसने उस नंबर को एज्यूम कर लिया था एक्स अपने मन ही मन में। फिर उसने मुझसे बोला था उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। उसने भी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था अपने अंदर मन में। उसने कहा कि अब उस नंबर के अंदर 10 ऐड कर, और फिर मुझसे फाइनल आंसर पूछा था। तो मैंने फाइनल आंसर बताया था, इसका आंसर है 20। फिर उसने मन में इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे बताया था कि मैंने कौन सा नंबर सोचा था, यानी कि ये वाला नंबर, इसकी वैल्यू मुझे बताई थी और जो थी 5। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मेट है ये है सिंपल इक्वेशन का फॉर्मेट। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं पहले हम वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट दिस वन, कोएफिशिएंट, दिस वन वेरिएबल। पहले इन दोनों के बारे में देखते हैं। एक्स, जिस नंबर को मैंने इमेजिन किया था, उसने जो एज्यूम किया था उस नंबर को, उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वेरी, इसको वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। वेरी, वेरी मतलब चेंज होना, जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। सो दिस इज द नंबर, दिस इज द टर्म जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल का जो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है जो नंबर, उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। थर्ड टर्म होती है जो वेरिएबल के एडिशन में आती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है। कांस्टेंट वो टर्म होती है जो वेरिएबल की जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि जो चेंज नहीं होती है, जिसकी वैल्यू स्थिर होती है। कांस्टेंट होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये जो पूरी टर्म मैंने लिखी है, यानी जिसके अंदर वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का ऑपरेशन आता है कि हम इसके अंदर क्या करने वाला, और वो सिंबल आता है जो ऑपरेशन होता है हम करने वाले हैं। जैसे एडिशन करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। ओके। अब ये जो आंसर आता है हमारा फाइनल, इसको भी हम एक नया नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट्स। इसको बोलते हैं क्या? रूट्स और सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं क्या? रूट्स और सॉल्यूशन। इसको नाम देते हैं रूट्स या सॉल्यूशन। ओके, यही है ना? अबे नहीं यार, ये थोड़ी रूट है। इसके बाद ये जो पूरी टर्म बन रही है जिसके अंदर वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है, ऑपरेशन हो रहा है इनके बीच में वो, और जो हमारा कांस्टेंट है और जो फाइनल आंसर है,
ये जो पूरी टर्म है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? सिंपल इक्वेशन। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ सिंपल इक्वेशन। और यहाँ पर जो वेरिएबल की वैल्यू आती है, यानी x की जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, उसको हम बोलते हैं रूट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स या फिर सॉल्यूशन। यानी वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? रूट्स या फिर सॉल्यूशन। ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ सिंपल इक्वेशन जिसके अंदर एक टर्म होती है वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसके मल्टीप्लाई में एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसके साथ ही जो ऑपरेशन में, यानी कि इसके एडिशन में, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में जो एक टर्म आती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसके साथ ये जो फाइनल आंसर है इसको मिला के जो टर्म बनती है इसको बोलते हैं इक्वेशन। वेरिएबल, ऑपरेशन, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इनको मिला के जो टर्म बनती है इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन, पूरे को बोलते हैं इक्वेशन। और जो भी वेरिएबल की वैल्यू आती है ना, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे रूट्स और सॉल्यूशन, रूट्स या सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैंने एक्स क्यों लिखा? आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई भी वैल्यू इमेजिन कर सकते हो, नंबर नहीं, कोई भी टर्म या फिर कोई भी डिजिट, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, वी, डब्ल्यू, सॉरी, वी, यू, डब्ल्यू, एन, एम, पी, क्यू, जो भी अल्फाबेट आपको चाहिए वो आप इधर पुट कर सकते हो, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि फाइनली तो हमारा आंसर एक नंबर ही निकल के आएगा। ठीक है। तो इस वेरिएबल को आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ सिंपल इक्वेशन और दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल इक्वेशन। ओके, चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन। ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दिया होगा जिसको आपको इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो हम देखते हैं कि किसी स्टेटमेंट को इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। आपको कोई स्टेटमेंट दे रखा है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है 20 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 12 इज 72 फॉर्म एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है। देखिए, किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करने से पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि आपको स्टेटमेंट सबसे पहले केयरफुली पढ़ना है। रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड। ठीक है। पहला स्टेप, स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करें। सेकंड स्टेप, आपको आइडेंटिफाई करना है कि अननोन क्वांटिटी कौन सी है, कौन सी ऐसी चीज है जो अननोन है, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है क्वेश्चन के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड थर्ड वन, उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू, एज्यूम करनी है, आपको उसको एज्यूम करना है उसको। ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन रखा है 20 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 12 इज 72 फॉर्म एन अलजेब्रिक इक्वेशन। स्टेटमेंट को केयरफुली रीड कर लिया, पहला स्टेप मेरा सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। अब मुझे अननोन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है। अननोन क्वांटिटी, पहला क्वेश्चन दे रखा है 20 टाइम्स अ नंबर, देखिए ध्यान से पढ़िए, 20 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 12, किसी नंबर का 20 टाइम, किसी नंबर यानी कि उस नंबर की वैल्यू आपको नहीं पता, वो नंबर कोई भी हो सकता है, तो उस नंबर की, यानी कि ये वैल्यू अननोन है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो मैं इधर एज्यूम कर लूं इसको। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया, एज्यूम द नंबर को मैं एज्यूम करूंगा, लेट द नंबर बी एक्स। मैंने उस नंबर को क्या मान लिया? एक्स। ये जो नंबर की बात कर रहा है 20 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 12, तो लेट द नंबर बी एक्स, मैंने उसको नंबर को मान लिया एक्स। ठीक है। 2 स्टेप फॉलो हो गए। तीसरा स्टेप भी यही था हमारा कि उसको एज्यूम करना है, एज्यूम कर लिया हमने। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 20 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 12, 20 टाइम्स अ नंबर, देखिए इसने बोला है 20, सॉरी 20 टाइम्स अ नंबर, यानी कि नंबर का 20 टाइम। नंबर क्या था हमारा? x, इसका 20 टाइम मतलब 20x। 20 टाइम्स अ नंबर, नंबर मतलब नंबर था x, उसका 20 टाइम मतलब 20x। तो 20 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 12, इसको 12 के अंदर ऐड किया मैंने, तो क्या करूंगा मैं? तो 20 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 12, इसके अंदर आप 12 ऐड करो, इज 72, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 72, यानी 20 टाइम्स अ नंबर
इज एडेड टू 12, तो आंसर आया मेरे पास इज 72, is 72. ओके, सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस स्टेटमेंट को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, हाफ ऑफ द नंबर इज 10 लेस देन ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, फाइंड द इक्वेशन। अब देखिए मैंने स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ लिया, यानी कि पहला स्टेप मेरा हो गया क्लियर। अब सेकंड स्टेप पे आता है। सेकंड स्टेप है कि आपको देखना है या फिर फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू अननोन है, अननोन वेरिएबल कौन सा है। हाफ ऑफ द नंबर इज 10, हाफ ऑफ द नंबर, किसी नंबर का हाफ। किस नंबर का हाफ, नंबर तो बताया नहीं आपने, और जिसको नहीं बताया इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, अननोन। तो हाफ ऑफ द नंबर यानी ये नंबर कैसा है, अननोन, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। तो सेकंड स्टेप भी मेरा क्लियर हो गया, मैंने ये फाइंड आउट कर ली कि कौन सी वैल्यू अननोन है, किसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इस नंबर की वैल्यू नहीं पता, ये अननोन है। थर्ड स्टेप क्या था, एज्यूम दैट नंबर, उस नंबर को एज्यूम कर लो, उसकी क्वांटिटी एज्यूम कर लो, यानी कि इस नंबर को मैंने एज्यूम कर लिया। जैसे यहाँ पर एज्यूम करा था x, मैं वहां पर ले लेता हूँ y। चलो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट द नंबर बी y, मैंने मान लिया वो नंबर क्या है, y। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब एक एक स्टेप पढ़िए। हाफ ऑफ द नंबर, सबसे पहले क्या क्या चाहिए अपने को, हाफ ऑफ द नंबर चाहिए। हाफ ऑफ द नंबर, नंबर का हाफ, यानी कि किसका हाफ चाहिए, y का हाफ चाहिए। नंबर का हाफ मतलब y का हाफ, क्योंकि नंबर क्या है हमारा, y इज 10 लेस देन ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, एक ट्वाइस ऑफ द नंबर भी चाहिए, ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर का ट्वाइस, यानी ट्वाइस ऑफ द नंबर, नंबर का ट्वाइस। हाफ क्या था, 1/2y, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2y, उसका 2 टाइम्स, किसी नंबर का 2 ट्वाइस। अब क्वेश्चन पे दोबारा आइए, हाफ ऑफ द नंबर, हाफ ऑफ द नंबर इज यानी इक्वल टू 10 लेस देन ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, यानी कि उस नंबर का जो ट्वाइस है, यानी ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के ट्वाइस से 10 लेस है, 10 लेस देन ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, यानी उस नंबर के ट्वाइस से 10 कम है, यानी कि उस नंबर के ट्वाइस में से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास उस नंबर का हाफ आ जाएगा। हाफ ऑफ द नंबर इज 10 लेस देन ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन, किससे, इस स्टेटमेंट से। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसी के ऊपर। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर यू गेट 7। अब देखिए पहले मैंने पहला स्टेप फॉलो करा, स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ लिया, पहला स्टेप मेरा क्लियर। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में क्या था कि आपको अननोन क्वांटिटी जो भी है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू अननोन है, किसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर, अगर आप किसी नंबर के 6 टाइम, यानी किसी नंबर, कौन सा नंबर नहीं पता, यानी ये नंबर जो है ये अननोन है, इसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इसने बोलेगा किसी नंबर के 6 टाइम में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी इसका आपको तो पता ही नहीं है इस नंबर की वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये नंबर अननोन क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। नाउ कम टू थर्ड स्टेप। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज एज्यूम द अननोन क्वांटिटी। उसने बोला था कि आपको अननोन क्वांटिटी जो है, जो भी अननोन क्वांटिटी जो आपको पता लगी है उसकी वैल्यू आप एज्यूम करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन 1, इसमें दे रखा है इफ यू सब्ट्रैक्ट। देखिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ा, पहला स्टेप क्लियर करा। सेकंड स्टेप अननोन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया, हमने कर लिया, नंबर अननोन क्वांटिटी है। थर्ड स्टेप क्या था, उस अननोन क्वांटिटी को एज्यूम कर लो। तो मैंने क्या करा, लेट द नंबर बी, नंबर को मैंने एज्यूम कर लिया, लेट द नंबर बी x। मैंने इस नंबर को क्या मान लिया, x। आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट द नंबर बी x, मैंने उस नंबर को एज्यूम कर लिया x। अब इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर, नंबर का 6 टाइम। देखिए जब भी आप इक्वेशन स्टेटमेंट पढ़ें
तो आप जो अननोन वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी है, उसके साथ देखिएगा कि वो उसके साथ सबसे पहले कौन सी टर्म आ रही है। तो यह 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर, नंबर का 6 टाइम, ये नंबर है, इसका 6 टाइम क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ नंबर, नंबर का 6 टाइम मतलब 6x, x हमारा नंबर था, उसका 6 टाइम क्या हो गया, 6x। अब उसके बाद उसके पास वाली टर्म, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ अ नंबर, यानी कि नंबर के 6 टाइम में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि मैं 6x में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि इसने ये तो बोला इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ दैट नंबर यू विल गेट 7, तो आपको क्या मिलेगा, 7। अगर आप किसी अननोन नंबर के 6 टाइम में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 7। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ आवर स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन हो गई हमारे स्टेटमेंट की। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। राजू's father age is 5 year more than 3 times राजू's age। राजू के पापा की जो एज है, राजू के जो पापा हैं उनकी जो एज है वो 5 years मोर देन 3 टाइम ऑफ राजू एज, यानी राजू की एज की जो 3 टाइम है, राजू की जितनी भी एज है उसकी थ्राइस, उसकी 3 टाइम, उसकी 3 टाइम से भी 5 years ज्यादा है राजू के पापा की एज। राजू की एज उसकी 3 टाइम और उससे भी 5 years ज्यादा किसकी एज है, राजू के फादर की एज। दोबारा पढ़िए, राजू's फादर एज इज 5 year मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज। ठीक है, आगे समझ में। राजू's फादर इज 44 years ओल्ड, राजू के फादर की एज में मुझे पता लगी 44 year ओल्ड है। सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू's एज। अब आपको इक्वेशन बनानी है जिससे राजू की एज फाइंड आउट की जा सके। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट पढ़ा अच्छी तरह, आपने ही पढ़ लिया, पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, अननोन क्वांटिटी आपको पता करनी है यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज दे रखी है, पहला दे रखा है राजू के फादर की एज और दूसरा दे रखा है राजू की एज, उनके बारे में बात कर रखी है, यानी दो ही चीजें हैं हमारे पास। अब देखते हैं इनमें से कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी वैल्यू नहीं है। तो राजू के जो फादर की एज है वो तो हमें दे रखी है 44 ईयर ओल्ड, यानी इसकी तो अननोन नहीं है, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है। सेकंड में आया कि राजू की एज, क्योंकि राजू की एज की बात हुई है ना, क्या राजू की एज कहीं दे रखी है, क्या कहीं नहीं दे रखी है ना, इसका मतलब राजू की जो एज है वो अननोन क्वांटिटी है। और स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, जो भी अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट राजू's एज इज ए, चलो ए ले लेते हैं। राजू की जो एज है वो क्या है, ए। तीनों स्टेप क्लियर हो गए। अब इक्वेशन बनाते हैं। राजू की एज आ गई ए, मैंने आपको क्या पता कहा था, अननोन क्वांटिटी के जस्ट पास वाला जो नंबर देखिए उसके साथ क्या कर रहे हैं हम, राजू's एज 3 टाइम्स ऑफ राजू एज, के एज की 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज, तो क्या हो जाएगी 3a, क्योंकि राजू की एज है ए तो उसका 3 टाइम क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, उसके पास राजू's फादर एज इज 5 year मोर देन 3 टाइम ऑफ राजू एज, यानी राजू के एज की जो 3 टाइम है उससे 5 years ज्यादा, यानी कि उसके अंदर 5 मुझे क्या करना है ऐड। अगर लेस आता 5 year लेस तो हम क्या करते सब्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है मोर, 5 year मोर, मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब ऐड करना, यानी कि राजू की एज की 3 टाइम है जो इससे 5 years ज्यादा, यानी कि इसके अंदर अगर हम 5 ऐड करें तो वो क्या हो जाएगी, इज राजू's फादर एज, तो वो क्या हो जाएगी राजू के फादर की एज, राजू के फादर की एज। और राजू के फादर की एज मुझे पता है क्या है, राजू's फादर इज 44 year ओल्ड, तो क्या मैं इसकी जगह 44 लिख दूं, तो मेरी इक्वेशन आ गई 3a + 5 इज इक्वल टू 44। सो दैट्स द इक्वेशन ऑफ आवर स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की इक्वेशन हमारे पास आ गई 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज इज 5 year मोर देन राजू's फादर एज। ठीक है ना, राजू की एज की जो 3 टाइम है उसके अंदर 5 year ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, राजू के फादर की एज। ओके, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।
मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन। अब तक हमने सिंपल इक्वेशन बनाना सीखा था, स्टेटमेंट से हम इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं। अब हम उन इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। देखिए, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने की हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज ट्रायल एरर मेथड, सेकंड वन इज बैलेंसिंग मेथड एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोजिशन मेथड। हम एक एक करके इन तीनों को डिटेल्स में अभी स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मेथड, ट्रायल एरर मेथड। ओके, सो व्हाट इज ट्रायल एरर मेथड? जैसे हमें नाम से पता लग रहा है, ट्राई करना, कुछ एरर भी आएगी, वो मेथड जिसके अंदर हमें वैल्यूज को ट्राई करना है, मतलब ट्रायल होगा, एरर भी कुछ आ सकती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायल एरर मेथड। चलिए इसको एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। मानिए मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है x + 5 = 8। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व करना है इसे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब ट्रायल एरर मेथड के अंदर क्या होता है, ट्रायल एरर मेथड में हम वेरिएबल की वैल्यू को एज्यूम करते हैं डिफरेंट वैल्यू से। हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं। किस तरह से? जैसे मैंने एज्यूम किया लेट x = 1, मैं x को 1 मान लेता हूं। अब मैंने इसके अंदर पुट किया तो 1 + 5 8, तो ये 1 + 5 तो 6 आ गया, और यहाँ पर 8 है, तो क्या ये इक्वल है? क्या नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं है। सेकंड, मैंने इसके अंदर एज्यूम किया लेट x = 2। अब मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पर, तो 2 + 5 और यहाँ पर हमारे पास 8, 2 + 5 7 और यहाँ पर है 8, दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं है ना, दीज आर नॉट इक्वल। इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी नहीं है। अब हम कोई थर्ड वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, लेट x = 3। अब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। मैंने पुट की वैल्यू यहाँ पर, तो x की जगह 3 + 5 और यहाँ पर है 8, 3 + 5 8 और इधर भी क्या है हमारे पास 8, दोनों इक्वल हैं? जी बिल्कुल इक्वल हैं। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूं, x प्लस या फिर 2x + 1 = 5, 2x + 1 = 5। ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। चलिए ट्रायल मेथड स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट x = 1। मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, तो 2 इंटू में 1 + 1 सॉल्व करिए। 2 1 = 2 + 1 कितना आ गया? 3, और यहाँ पर तो 5 है। क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं, इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं है। सेकंड, हम इसको पुट करते हैं लेट x = 2। x की वैल्यू 2 पुट करी हमने, तो 2 इधर ब्रैकेट में 2 + 1 सॉल्व करते हैं। 2 2 = 4 + 1 आंसर कितना आया? 5, और हमारे पास यहाँ पर भी क्या था? 5। क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, तो ट्रायल एरर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू हम पुट करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है, इसकी वैल्यू वो हो सकती है, और फिर पुट करके हम उससे चेक करते हैं इक्वेशन के अंदर, और फिर जहाँ पर जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, जहाँ पर वैल्यू इक्वल आ जाती है, इक्वल के उस साइड वाली, और हमारी वैल्यू जो पुट करी हमने, तो वो वैल्यू ही आंसर होती है, वही रूट होता है, वही x की वैल्यू होती है। लेकिन ये मेथड क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि अगर इक्वेशन इस तरह की है जहाँ पर बहुत सारी वैल्यू डालने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं किया और उसके बाद हमें बहुत सारी वैल्यू डालनी पड़ रही है, इसका मतलब वो हमारा टाइम कंज्यूम कर रही है। सो दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, तो हम इसे प्रैक्टिकल नहीं मानते, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल मेथड। सो हम बाकी दोनों मेथड है उसे यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट मेथड विच इज बैलेंसिंग मेथड। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट कम टू आवर नेक्स्ट मेथड विच इज बैलेंसिंग मेथड। अभी हमने ट्रायल एरर मेथड पढ़ा, हमने देखा कि वो एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और उसके अंदर बहुत टाइम लगता है और प्रैक्टिकल मेथड भी नहीं है, इसलिए हमारे मैथमेटिशियंस ने और मेथड्स फाइंड आउट किए। उसमें से एक मेथड था बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है? बैलेंसिंग मेथड ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन की दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखिए हमने इक्वेशन जो बनाई थी स्टार्टिंग में, कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ, मान लीजिए 2x + 4 = 8
मैंने कोई भी इक्वेशन ले ली, 2x + 4 = 8, तो इक्वल टू के इस साइड वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड या फिर LHS, इसको बोला जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट में होते हैं इक्वल टू के उसको हम बोलते हैं RHS, विच इज राइट हैंड साइड। बिल्कुल, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो ये दो साइड्स होती हैं। अब बैलेंसिंग मेथड क्या कहता है? बैलेंसिंग मेथड ये कहता है कि अगर आप LHS और RHS के दोनों साइड पर कोई भी वैल्यू, इक्वल वैल्यू, कोई भी सेम वैल्यू ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सेम ही रहती है। जैसे मैंने इसको लिखा 2x + 4 और इधर जो दे रखा है मुझे दे रखा है 8। अगर मैं इसकी दोनों साइड में इसके 4 ऐड कर दूंगा तो इसके दोनों साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने 4 ऐड किया, यहाँ पर भी मैंने 4 ऐड किया। चलिए कोई और देखते हैं, 2x + 4, इधर 8 दे रखा है, अगर यहाँ से मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ और यहाँ से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी ये दोनों साइड बैलेंस ही रहेगी। दोनों साइड में ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये साइड बड़ी हो गई या फिर ये साइड छोटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड इक्वल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं इक्वल क्वांटिटी या तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई में भी देखते हैं, मान लीजिए मुझे इक्वेशन दे रखी है 2x + 4 और यहाँ पे दे रखा है 8, अगर मैं दोनों साइड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी, यानी कि मैंने दोनों क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी। सेम केस हम डिवीजन वाले में लेते हैं, अगर मैं इस साइड को भी 4 से डिवाइड कर दूं और इस साइड को भी 4 से डिवाइड कर दूं तो भी इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी। बैलेंस मेथड से पता लगता है, बैलेंस का मतलब आपने एक वेट ले रखा है, कोई भी तराजू ले रखा है, अगर आपने दोनों के अंदर 2 kg का वेट रखा है, इसका मतलब बैलेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 kg, यहाँ पर भी 2 kg। अगर आप एक साइड पर 1 kg रख देते हैं तो इसका मतलब वो साइड थोड़ी भारी हो जाएगी तो वो साइड झुक जाएगा। लेकिन अगर आपने राइट दूसरी साइड भी 1 kg रख दिया, यानी दोनों साइड पर 1 kg ऐड कर दिया, तो दोनों साइड बैलेंस ही रहेगी। उसके दोनों साइड में आप 5 kg का ऐड करेंगे वेट, इधर भी 5 और इधर भी 5, तो भी वो वेट बैलेंस ही रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर सेम ऑपरेशन सेम नंबर के साथ करने पर वो इक्वेशन बैलेंस ही रहती है। कोई भी नंबर, कोई सेम नंबर ऐड करेंगे, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो वो इक्वेशन बैलेंस ही रहती है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब हम आते हैं हमारे मेथड के ऊपर, बैलेंसिंग मेथड के ऊपर। कोई इक्वेशन लेते हैं हम और फिर हम देखते हैं कि बैलेंसिंग मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए एक एग्जांपल लिया मैंने, x + 4 = 8, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखते हैं। अब देखिए बैलेंसिंग मेथड में मैंने आपको बताया था कि अगर सेम क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड की जाए तो वो इक्वेशन बैलेंस ही रहती है, इसका मतलब वो वैल्यू इक्वल ही रहती है। उस चीज का हम यूज यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर दे रखा है x + 4, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड। इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो आपको वेरिएबल को एक साइड रखना है और बाकी जितनी भी कांस्टेंट टर्म है वो आपको राइट हैंड साइड पर लेके जानी है। तो मैंने इक्वेशन, यानी कि ये जो वेरिएबल है x, मुझे केवल यही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि इक्वल टू के इस साइड केवल x रहना चाहिए और बाकी जो नंबर है वो वहां पर चले जाने चाहिए। ठीक है, कैसे भेजूं? बिल्कुल भेजते हैं। देखिए इधर दे रखा है x + 4 = में 8, इधर मुझे केवल x रखना है, बाकी और कुछ नहीं रखना, लेकिन x के एडिशन में 4 आ रहा है। इस 4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 4 से 4 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल x बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो मैं इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब आप पूछोगे सर इससे क्या हुआ? 4 सब्ट्रैक्ट करने से ये वाला 4 तो हट जाएगा ना, देखो 4 में से 4 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इधर केवल x बचेगा। हमें यही तो चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर केवल x होना चाहिए, बाकी नंबर बाकी राइट हैंड साइड पे। लेकिन आपने यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट किया है तो उससे इक्वेशन तो डिसबैलेंस हो गई ना, आपने राइट हैंड साइड को डिसबैलेंस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट किया है तो हम राइट हैंड साइड पर भी वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि इस साइड भी हम वही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पर किया। ठीक है, तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड में से मैंने 4 4 माइनस करा। चलो सॉल्व करते हैं इसमें। x + 4 - 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 - 4 0 हो गया, तो इधर बचा x
इज इक्वल टू 8 माइनस 4, आंसर क्या है मेरे पास 4। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास 4। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, 4 इधर पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू सेटिस्फाई करती है। इक्वेशन क्या दे रखी थी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 4 निकली है ना, x की जगह 4 पुट करके देखता हूं, अगर दोनों साइड इक्वल आ गई इसका मतलब हमारा आंसर सही है। x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, x की जगह मैंने 4 लिखा, प्लस में 4 दे रखा है, आंसर आया मेरे पास 8, और इस साइड में मेरे पास 8 ही तो है, तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, इधर भी 8 आ गया इधर भी 8 आ गया, तो आंसर मेरा क्या बराबर हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा आंसर सही है। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मानिए क्वेश्चन मुझे दे रखा है 3x अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। देखिए मुझे LHS और RHS दोनों इक्वल रखनी है, और LHS में केवल मुझे वेरिएबल चाहिए x चाहिए, बाकी सारे नंबर को रिमूव करेंगे। देखिए ध्यान रखना, अगर आप कोई भी नंबर रिमूव करना चाहते हैं तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कि वो नंबर किस ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है, उस नंबर के आगे कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है या फिर डिवीजन है। जो भी ऑपरेशन हो रहा है आपको उसका अपोजिट ऑपरेशन उसके साथ करना है। जैसे 3x अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इधर दे रखा है मुझे 2। अब मुझे इस 1 को रिमूव करना है, एक एक नंबर को हम रिमूव करते हैं। इस 1 को मुझे रिमूव करना है। 1 को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूं, पहले मैं देखूंगा कि 1 इधर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है। यहाँ पर ही क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। अगर ये 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैं एक 1 यहाँ पर ऐड कर दूंगा, उसका अपोजिट साइन, यानी कि माइनस का अपोजिट साइन एडिशन। तो यहाँ पर एक 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 को ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि एक -1 एक +1। हमने पढ़ा था ना इंटीजर्स के अंदर, एक नेगेटिव क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों का एडिशन होता है कि सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, उनमें से 1 कैंसिल आउट होंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगा माइनस, तो मैंने इधर एक 1 ऐड कर दिया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक 1 ऐड करा तो इससे इक्वेशन डिसबैलेंस हो गई है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, बैलेंस करने के लिए मैं राइट हैंड साइड पर भी वही ऑपरेशन फॉलो करूंगा जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर करा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने 1 ऐड किया है, तो मैं राइट हैंड साइड पर भी एक 1 ऐड कर दूंगा, राइट हैंड साइड पर भी 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये -1 से +1 कट गया, कैंसिल आउट, 0 हो गए। अब यहाँ पर बचा मेरे पास 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। अब मुझे इस 4 को हटाना है। 4 देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है ना, जो नंबर अपॉन में आता है इसका मतलब वो डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अगर जहां पर सब्ट्रैक्शन हो तो वहां एडिशन करिए, एडिशन हो तो सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन हो तो डिवीजन करना है, और डिवीजन हो तो मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन मैं 4 ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, LHS RHS वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा था कि अगर आप कोई भी नंबर LHS में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो RHS में भी आपको वही नंबर वही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे RHS में भी उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 4 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 को वहां मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इक्वेशन अभी भी हमारी बैलेंस है, इक्वेशन डिसबैलेंस नहीं हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कट गया, डिवाइड होता है ना। अब बचा मेरे पास यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 3 4 जा 12। अब इधर केवल 3 बचा है, देखो इतनी सारी टर्म थी, केवल 3 बच रहा है। अब 3 को हटाना है। 3 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है, 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवीजन। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक 3 डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर भी मैंने 3 डिवाइड कर दिया, 3x अपॉन 3, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक 3 को मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर डिवाइड करा तो मुझे उस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करिए, इसको मैं लिख दिया वापस 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचा x,
और इसको सॉल्व करिए। 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 3 4 जा 12, यानी आंसर क्या है मेरे पास? x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 4। चलिए अब इस इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 4। अब मैं एक बार इसको कंफर्म करता हूँ क्या ये वैल्यू हमारी सही है, और हम कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी? 3x अपॉन 4 माइनस 1, ये 2 के इक्वल आना चाहिए, तो LHS लेके चलता हूँ केवल मैं। LHS लिया 3x अपॉन 4 माइनस 1, x की वैल्यू क्या है? 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3 4 जा 12। या तो इसको ऐसे सॉल्व करो या फिर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कट गया, 4 1 जा 4, बचा 3 माइनस 1, आंसर क्या है मेरे पास? 2। और राइट हैंड साइड में भी मेरे पास 2 ही है क्या? तो LHS भी मेरा 2 है, RHS भी मेरा 2 है, LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग मेथड ऑफ सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन। चलिए 2 क्वेश्चंस और देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स के। देखिए माने मुझे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मुझे दे रखा है कि 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी LHS में मेरे पास है 3s प्लस 12 और RHS में मेरे पास है 0, यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है आपको। ठीक है, आपको जब भी इक्वेशन मिलेगी वो हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन ही मिलती है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन मतलब LHS और RHS बराबर है, यानी कि यहाँ पर s की कोई ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी जिससे पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3s प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको LHS साइड पर केवल वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सारे टर्म्स जो है वो राइट हैंड साइड में चली जानी चाहिए, यानी कि LHS साइड पर केवल वेरिएबल ही बचना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? s, वहां पर वेरिएबल क्या है? s, ये s है, 5 में समझना है इसको। वेरिएबल क्या है हमारे पास? s। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, यानी s मेरे पास यहाँ रहेगा, बाकी सबको मैं वहां भेजता हूँ। ठीक है, कैसे भेजते हैं? 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं इस 12 को हटाता हूँ, मुझे 12 को रिमूव करना है। 12 को कैसे रिमूव करूँ? मैंने क्या बताया था, देखिए 12 के आगे क्या ऑपरेशन लगा हुआ है, कौन सा साइन लगा हुआ है? एडिशन का, प्लस का। अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड, किसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 12 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करूं। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? LHS और RHS दोनों बराबर करनी पड़ेगी। तो आपने LHS में 12 सब्ट्रैक्ट किया तो RHS में से भी 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 0 माइनस 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 12 से 12 कैंसिल, ये यहाँ पर बचा मेरे पास 3s इज इक्वल टू 0 माइनस 12, 0 में से 12 गए तो माइनस 12। आंसर क्या है मेरे पास? माइनस 12। अब मुझे s चाहिए, केवल बचे 3 बच रहा है मेरे पास, अभी 3 बच रहा है ना। अब 3 देखिए s के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में, 3s के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसका मतलब मुझे इसे रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवीजन। और किसको डिवाइड करना पड़ेगा? उसी टर्म को, 3 को। इसका मतलब मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्योंकि मैंने LHS में 3 से डिवाइड किया तो मैं RHS में भी क्या करूंगा? 3 से डिवीजन करूंगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल, आंसर बचा है मेरे पास s इज इक्वल टू, इससे कैंसिल आउट करते हैं। 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 टाइम, 3 4 जा 12, और साइन कौन सा आएगा? देखिए डिवीजन आ गया, इंटीजर्स पढ़े थे हमने, 2 नंबर के डिवीजन, उसमें से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। साइन किसका आता है? एक डिवीजन में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? -4, यानी कि s की वैल्यू में -4 रखूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 2q प्लस में 6 इज इक्वल टू 12। अब देखिए सबसे पहले मुझे देखना है अननोन वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल है मेरे पास q, इसका मतलब बाकी टर्म मुझे वहां भेजनी है। स्टार्ट करते हैं, तो 2q प्लस 6, अब मुझे सबसे पहले 6 रिमूव करना है। ये वाला 6 क्या हो रहा है? यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्शन करूंगा। किसका करूंगा? इसी टर्म का, यानी कि 6 का, तो -6, तो यहाँ से भी -6। सॉल्व करा इसको, तो 2q और इस 6 से तो 6 कट ही गया, -6 इज इक्वल टू आया 12 - 6 6।
अब बचा यहाँ पर 2, मुझे केवल q चाहिए यहाँ पर, तो मैं इधर देखूंगा कि q के साथ ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, डिवीजन करूंगा, किसका करूंगा, इसी सेम नंबर का। तो मैं क्या लिखूंगा, 2q और इसके साथ डिवाइड करूंगा 2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि LHS में मैंने 2 का डिवीजन किया है तो मुझे RHS में भी 2 का डिवीजन करना पड़ेगा। ये 2 से 2 कैंसिल, इसको देखिए 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो q की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3। तो मेरा आंसर क्या है, q इज इक्वल टू 3। So here we read about the balancing method of solving simple equation. Now let's move to our last topic of this video, which is transposing method of solving a simple equation. Okay students, let's come to our last topic of this video and the last method, which is transposing method of solving a simple equation. अभी हमने बैलेंसिंग इक्वेशन में देखा था, बैलेंसिंग इक्वेशन में हमें LHS और RHS को बैलेंस रखना पड़ता था। उसके लिए हम क्या करते थे, कुछ भी टर्म जो हम LHS के अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते थे, वही टर्म हम RHS के अंदर भी उसी सेम ऑपरेशन को अप्लाई करते थे, ताकि वो टर्म बैलेंस, मतलब वो इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। ठीक है, सेम मेथड ही ट्रांसपोजिंग मेथड है, बट डिफरेंस केवल इतना सा है, जैसे हम बैलेंसिंग मेथड के अंदर दोनों साइड पर सेम टर्म का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करते थे, ट्रांसपोजिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर जो हम वेरिएबल रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर सारे वेरिएबल रहेंगे, जो भी वेरिएबल है हमारा वो रहेगा, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोज यानी ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड पर। वो ट्रांसफर किस तरह से करेंगे वो भी हम देखते हैं। मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 3x + 9 इज इक्वल टू 21, 3x + 9 इज इक्वल टू 21। नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ट्रांसपोज मेथड से। बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या करते हैं कि 9 को हटाना तो 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, वहां से भी 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ट्रांसपोजिंग मेथड में ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रांसपोजिंग मेथड के अंदर यहाँ पे सारी वेरिएबल्स रहेंगे, जो वेरिएबल है आपका अननोन वेरिएबल, और जो टर्म है उसको हम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ट्रांसफर करने का एक रूल होता है, इसको ध्यान रखना। वो रूल क्या होता है कि कोई भी टर्म इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड, चाहे लेफ्ट से राइट में जाए चाहे राइट से लेफ्ट में आए, अगर एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो उसके ऑपरेशन चेंज होते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था बैलेंसिंग मेथड के अंदर, अगर कोई टर्म एडिशन में है तो मैं उसको हटाने के लिए उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सेम चीज यहाँ पर, अगर कोई टर्म इक्वल टू के इस साइड पर एडिशन हो रही है तो वहां दूसरी साइड पर जाकर वो सब्ट्रैक्ट होगी। अगर यहाँ पर वो सब्ट्रैक्ट हो रही तो दूसरी साइड ऐड हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही तो डिवाइड होगी, और यहाँ पर डिवाइड हो रही तो मल्टीप्लाई। यानी कि मैं क्या करूंगा, अगर कोई टर्म इक्वल टू के इस साइड प्लस हो रही है तो वहां पर जाकर वो सब्ट्रैक्ट होगी, कोई टर्म यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो इक्वल टू के वहां साइड जाकर ऐड हो जाएगी, कोई टर्म इक्वल टू के इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां पर क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, और कोई टर्म इक्वल टू के यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो वहां पर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। केवल आप इस रूल को याद रखिएगा ट्रांसपोज के अंदर। ठीक है, बाकी सब हम करते हैं सॉल्व। देखिए 3x + 9 इज इक्वल टू 21। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रखिए 3x + 9 इज इक्वल टू 21। अब हम एक एक करके सारी टर्म्स को वहां भेजते हैं। ठीक है, केवल वेरिएबल के साथ वाली टर्म है ना उसको छोड़ते हैं, बाकी सारी टर्म को वहां भेजते हैं। वेरिएबल के साथ 3 है उसको छोड़िए, पहले इसके एडिशन में 9 है जो कांस्टेंट है, इसको हम वहां भेजते हैं। पहले सारी कांस्टेंट टर्म को हम वहां ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, पहले कांस्टेंट ट्रांसफर होता है फिर कोएफिशिएंट ट्रांसफर होता है उस साइड। ओके, याद रखिएगा। तो देखिए मैं 9 को यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो इस रूल को फॉलो करेंगे। 9 यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, तो वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं। तो 3x को मैंने यहाँ रखा, 9 को वहां भेजा, तो ये हो गया 21 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर 9 ऐड हो रहा था तो वहां पर 9 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ये रूल फॉलो किया है ना मैंने। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 21 में से 9 गए तो 12, 21 में से 9 गए तो 12। अब आगे चलते हैं। अब आ गए कोएफिशिएंट पर, वेरिएबल यही रहेगा, कोएफिशिएंट पर आते हैं। इस कोएफिशिएंट को वहां ट्रांसफर करना है। देखिए x के मल्टीप्लिकेशन में है क्या 3,
3x के मल्टीप्लीकेशन में है, तो जो इक्वल के इस साइड मल्टीप्लीकेशन में, तो वहां जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, उसका क्या होगा वहां जाकर डिवीजन। तो मैं 3 को यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाकर क्या हो गया डिवाइड। तो इससे सॉल्व किया तो आंसर मेरे पास क्या आया 4। अब देखिए यहाँ पर केवल वेरिएबल क्या बचा है x, और मेरी वैल्यू आ गई है 4, तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आया 4। चलिए इसको एक बार पुट करके देखते हैं क्या ये वैल्यू सही है क्या। हमारा आंसर सही आया, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, तो 3 इंटू में 4, x की जगह 4 पुट करा प्लस 9। इसको सॉल्व करते हैं, ये LHS है मेरा और ये RHS मेरे क्या दे रखा है 21। सॉल्व करिए, 3 4 जा 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 21, LHS भी 21, RHS भी 21, दोनों बराबर हो गए। तो मेरा आंसर सही है क्या, बिल्कुल सही है एकदम। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4। सो दिस इज अ मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड ऑफ सॉल्विंग अ सिंपल इक्वेशन। बैलेंसिंग मेथड के अंदर हम दोनों साइड इक्वल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं तो सेम टर्म का करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेम टर्म का करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो भी सेम टर्म का करते हैं। लेकिन ट्रांसपोजिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड के अंदर हम LHS पर केवल वेरिएबल रहने देते हैं और बाकी सारी टर्म जो होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड पर। और राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करने का रूल क्या होता है कि अगर आप कुछ भी इक्वल के इस साइड जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका अपोजिट ऑपरेशन इक्वल टू के उस साइड होगा। अगर एडिशन हो रहा है तो वहां सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहां एडिशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के, उसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन, द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। आपसे बोला है कि आपकी क्लास के अंदर, यानी उसकी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है उसने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे और एक स्टूडेंट है जिसने लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे, यानी सबसे कम है और एक के सबसे ज्यादा है। तो जिसके सबसे कम मार्क्स हैं अगर उसके मार्क्स ट्वाइस कर दूं, उसके मार्क्स ट्वाइस कर दें, यानी लोवेस्ट मार्क्स वाले के नंबर ट्वाइस करें और उसके अंदर 7 ऐड करें, उसके अंदर 7 ऐड कर दें, तो वो नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, जिस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है अगर हाईएस्ट स्कोर 87 है तो लोवेस्ट स्कोर कितना होगा। हाईएस्ट स्कोर 87 है तो लोवेस्ट स्कोर कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले तो हम इक्वेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, इक्वेशन आपने ध्यान से पढ़ी है, उसके बाद उसने बोला है कि सेकंड स्टेप फॉलो करना है। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, अननोन वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है, अननोन क्वांटिटी, कि किसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, तो कौन सी नहीं पता है, तो क्वेश्चन जो पूछा है वही देख लो, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। लोवेस्ट स्कोर क्या है, तो लोवेस्ट स्कोर ही नहीं पता हमें, वही तो पूछा है इसने, तो हम उसको एज्यूम करेंगे। तो लोवेस्ट स्कोर क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही स्कोर की बात करी है, एक हाईएस्ट स्कोर की बात करी है और एक लोवेस्ट स्कोर की बात करी है। तो लोवेस्ट नहीं पता, हाईएस्ट पता है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने एज्यूम कर लिया लेट लोवेस्ट स्कोर या लोवेस्ट मार्क्स इज x। लोवेस्ट मार्क्स क्या है x। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लोवेस्ट मार्क्स x है, अब देखिए सॉल्व करिए। पहले लोवेस्ट मार्क्स के पास वाला कोई स्टेटमेंट पढ़िए पूरा, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करना है मुझे, ट्वाइस मतलब डबल, लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस मतलब डबल, ये क्या है ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, यही तो बोला है इसने, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स। तो ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स 2x प्लस 7, इसमें 2x में 7 ऐड करता हूं, 2x प्लस 7, लोवेस्ट मार्क्स के अंदर उसका ट्वाइस किया और उसके अंदर 7 ऐड किया, और वो किसके बराबर होगा, हाईएस्ट मार्क्स के बराबर। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क, यानी इसके मार्क्स जो हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, हाईएस्ट मार्क्स वाले के। ठीक है, लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करा और उसके अंदर 7 ऐड करा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, हाईएस्ट मार्क्स के। और हाईएस्ट मार्क्स मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 87, तो क्या मैं इसकी जगह 87 लिख दूं, तो मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। तो ये तो आ गई हमारी इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें पूछा है व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, यानी x की वैल्यू आपसे पूछी है कि बताओ x क्या है, x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दे रखी है
2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करते हैं। देखिए वेरिएबल के मुझे यहाँ रखना है, बाकी सब मुझे वहां ले जाऊंगा। तो पहले स्टार्ट करूंगा कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट है यहाँ पर 7, 2x यहाँ रखा, 7 को मैं वहां लेके आया। लेकिन 7 को वहां ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा इसके आगे कौन सा साइन है। इसके आगे कौन सा साइन है, एडिशन का, यानी कि 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड। और यहाँ पर अगर ऐड हो रहा है तो इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। तो इसमें 7 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर आंसर आ गया 80। तो इक्वेशन आ गया मेरे पास 2x इज इक्वल टू 80। अब मुझे x रखना है यहाँ पर, तो x के बाद अब बारी आती है 2 की, 2 कोफिशिएंट की। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो इसको भी मुझे हटाना है। तो मुझे देखना है कि यहाँ पर ये 2 क्या हो रहा है, x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं जब इक्वल टू के उस साइड ट्रांसफर करूंगा, उस साइड भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वहां पर जाकर डिवाइड होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 80 अपॉन में 2, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड। सॉल्व करें, 2 4 8 और 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40। यानी कि जो लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं जिस बच्चे ने, उसके मार्क्स कितने हैं, 40। सो व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर इज 40। ओके, आया समझ में, ठीक। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स more than 5 times the marble परमीत हैज। इरफान ने बोला कि उसके पास, परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से 7 मार्बल ज्यादा हैं। यानी परमीत के पास जितने मार्बल हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम कर देंगे और उसके अंदर 7 ऐड कर देंगे, तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, इरफान के मार्बल्स की। क्वेश्चन में यही बोल रखा है ना, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर, मोर मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा, 7 किससे ज्यादा है, 5 टाइम द मार्बल परमीत है। परमीत के पास जितने मार्बल है उससे 7 मार्बल्स ज्यादा हैं। तो इसने कहा इरफान के पास अगर 37 मार्बल है, तो बताइए परमीत के पास कितने मार्बल है। इरफान के पास 37 मार्बल है, तो बताइए परमीत के पास कितने मार्बल है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने, यहाँ पर अननोन क्वांटिटी कौन सी है, क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी मार्बल परमीत है। यहाँ पर क्वेश्चन में केवल 2 बात करिए, परमीत के मार्बल की और इरफान के मार्बल की। इरफान के मार्बल की वैल्यू उसने दे दी 37 मार्बल, परमीत के मार्बल की वैल्यू नहीं पता, इसका मतलब अननोन क्वांटिटी कौन सी हमारी, परमीत के मार्बल्स। तो मैं एज्यूम करता हूं, लेट परमीत हैज एक्स मार्बल्स। परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इरफान सेज दैट ही, अब देखिए एक्स मार्बल, अननोन क्वांटिटी आ गई परमीत के मार्बल की, इसके पास वाली टर्म पढ़िए, 5 टाइम द मार्बल परमीत है। परमीत के पास 5 टाइम मार्बल, परमीत का जो मार्बल है उसका 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ परमीत्स मार्बल कितने हो जाएंगे, 5x, क्योंकि परमीत के पास मार्बल है x, तो x का 5 टाइम कितना हो गया, 5x। अब इसने कहा कि इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, किससे, परमीत के मार्बल के 5 टाइम के, यानी कि परमीत के जो मार्बल हैं उससे 7 मार्बल ज्यादा हैं। ज्यादा मतलब ऐड करना, 7 ज्यादा मतलब ऐड करना। तो परमीत के मार्बल के 5 टाइम से अगर 7 ज्यादा हैं, किसके मार्बल, इरफान के मार्बल, इरफान मार्बल। ओके, अब बात करते हैं इरफान के मार्बल की। इरफान के पास कितने मार्बल हैं, 37 मार्बल। तो क्या मैं इसकी जगह 37 लिख दूं, तो मैं लिख सकता हूं 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37। तो इधर हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब आते हैं इसको सॉल्व करने के ऊपर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है मेरे पास 5x प्लस में 7 इज इक्वल टू 37। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से। देखिए 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37, ठीक है। अब मैं सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा, ले जाते हैं। तो 5x इज इक्वल टू 37, और इधर में 7 को जब मैं उधर ले गया तो वो जाकर वहां पर क्या होगा, यहाँ पर 7 क्या हो रहा है, ऐड, तो वहां पर जाकर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो -7। तो आंसर आया मेरे पास 30। तो इक्वेशन हो गई मेरे पास 5x इज इक्वल टू 30। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास कोएफिशिएंट बचा x के साथ
5 बचा है। अब मैं उस कोएफिशिएंट को वहां भेजूंगा। कोएफिशिएंट x के साथ क्या हो रहा है, 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 30/5। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल के इस साइड जाकर ये डिवाइड हो गया। आप सॉल्व करते हैं तो 5 6 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। सो दैट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मार्बल परमीत है। इसका मतलब परमीत के पास कितने मार्बल हैं, 6। हमसे यही तो पूछा था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग आवर सिंपल इक्वेशन विच इज ट्रांसपोजिंग मेथड। हमने सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड देखे थे। फर्स्ट मेथड देखा था ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एरर मेथड के अंदर हम क्या करते थे कि अननोन वेरिएबल की वैल्यू हम एज्यूम करते थे डिफरेंट वैल्यू पुट करके, यानी अलग अलग वैल्यूज हम उसके अंदर पुट करते थे और देखते थे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। लेकिन हमने ये देखा था कि वो जो मेथड है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा लेंथी मेथड है और प्रैक्टिकल नहीं है। बड़ी इक्वेशंस में वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसलिए हम फर्दर बाकी मेथड्स की तरफ आए। तो सेकंड मेथड हमने फाइंड आउट किया वो था बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड क्या होता है कि आपके एक गिवन इक्वेशन दे रखी है, वो बैलेंसिंग इक्वेशन होती है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब LHS और RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के साइड वाली साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट, और वो RHS राइट हैंड साइड। तो LHS और RHS दो साइड होती है जिसको हमें बराबर रखना है, उसको बैलेंस्ड रखना है। और वो हम किस तरह से करते हैं कि अगर इक्वेशन के LHS में आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सेम ऑपरेशन सेम नंबर के साथ आप RHS में भी अप्लाई करेंगे। अगर आप LHS में कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आप राइट हैंड साइड में भी करते हैं, जिससे मेथड वो बैलेंस्ड रहती है। और ये हम किस लिए करते हैं, LHS में आप वेरिएबल वैल्यू को रखने के लिए और बाकी सारी टर्म्स को हम अपने RHS के अंदर शिफ्ट करना है। तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। और तो लास्ट मेथड हमने जो रीड किया वो था ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड में हम क्या करते थे, हम LHS और RHS को इक्वली करते थे, लेकिन यहाँ पर हम LHS साइड पर हम वेरिएबल को रखते थे और बाकी जो टर्म होती थी, जो भी कांस्टेंट होता था, कोएफिशिएंट होता था, जो भी टर्म्स होती थी, वेरिएबल को छोड़ के जितनी भी टर्म है उसको हम ट्रांसफर करते थे राइट हैंड साइड पर। और उसको शिफ्ट करने के जो रूल थे वो क्या थे, अगर कोई भी टर्म आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जा रहे हो या फिर राइट हैंड साइड से इवन लेफ्ट हैंड साइड पर भी ला रहे हो, तो आपको ये देखना है कि वो उस साइड पर किस ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है, और जिस ऑपरेशन को वो इक्वल टू के एक साइड पर फॉलो करता है दूसरी साइड पर ले जाने पर उसका अपोजिट ऑपरेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर कोई टर्म ऐड हो रही है तो दूसरी साइड वो जाकर सब्ट्रैक्ट होगी, यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ ऐड होगा, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ डिवाइड होगा, और यहाँ पर कुछ डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। और फिर इससे वेरिएबल यहाँ पर रहता है, बाकी सारे टर्म वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और हमारे पास सॉल्यूशन आता है। ठीक है, ओके, सो दैट्स द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, सिंपल इक्वेशन। दोस्तों, हर बार की तरह गीता ज्ञान से एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए लाया हूँ, लेकिन उस मैसेज के साथ इस बार कोई भी स्टोरी नहीं है, केवल एक छोटा सा मैसेज है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः असंगस्ते पुष्य जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव भी व्यक्ति की असफलता का कारण बनता है। इसलिए उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को हर लगाव से दूर रखे, क्योंकि अगर हम किसी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उससे हमारे मन में इच्छा डेवलप होती है, हमारे मन में उस चीज़ के प्रति इच्छा डेवलप होती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारा मन दुख और क्रोध से भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे सफलता के मार्ग बंद होने लगते हैं और हमें असफलता ही मिलने लगती है हमारे मार्ग में। थोड़ा सा हैवी हुआ, चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ से, किसी व्यक्ति से या फिर किसी भी वस्तु से अत्यधिक प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ से अत्यधिक प्रेम रखते हैं तो आप उस चीज़ के बिना नहीं रह पाते। उस वस्तु के बिना आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप उसके बिना नहीं रह पाते, अगर आपको उससे ज़्यादा लगाव है तो। इससे क्या होता है, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो आपका मन में गुस्सा आता है, आपको दुख होता है, आप रोने भी लग जाता है, कई जने तो गुस्सा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है। आप मोबाइल चलाते हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, वीडियोस देखते हैं, गेम खेलते हैं, उनके लेक्चर लेते हैं, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपसे वो मोबाइल ले लेते हैं, आपको मोबाइल नहीं देते हैं तो आपको गुस्सा आता है, आप उनके ऊपर चिल्लाते हैं, आप लड़ाई करते हैं। और इसी चीज़ के लिए भगवान श्री कृष्ण मना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आपको कभी भी
किसी भी चीज़ से इतना लगाव नहीं रखना कि आपको वो चीज़ नहीं मिले तो आपके मन में क्रोध भरे, आपके मन में गुस्सा आए, क्योंकि अगर वो गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा किसी और के लिए तो नुकसानदायक होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक वो आपके लिए ही होगा, और दुख होगा तो उससे भी आप ही परेशान होंगे। तो हम ऐसा भाव क्यों रखें जिससे हमें ही परेशानी हो। आपको अपने आप को बेटर पर्सन बनाना है, आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो उसकी शुरुआत आपको अभी से करनी चाहिए। आपको इस श्लोक के अंदर जो मैसेज है उसको अपनाना है, और देखिए आपकी लाइफ में कितने अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आपने लेक्चर कंप्लीट किया है। इस लेक्चर के नोट्स है डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल हैं, उसके नोट्स डाउनलोड करिए, इस वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके सॉल्व करूँगा। अगर मैं ट्राई करूँगा कमेंट सेक्शन में आपके आंसर दे सकूँ, और अगर मुझे पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं लेक्चर के अंदर आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। किसी भी डाउट सॉल्विंग लेक्चर के अंदर मैं उन डाउट्स को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आप अपने स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए, ओके, और अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इम्प्रूव करेंगे अपने आप को तो आप देखेंगे कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा, और जब हमारा एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो जाएगा तो हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, यानी कि हम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।